सीएम धामी ने 20 पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। तो सायरा बानो उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बन गई हैं। धामी सरकार ने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। तो सायरा बानो सहित 20 बीजेपी नेता दर्जा मंत्री बने हैं। तो सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दूसरी लिस्ट भी जल्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी होगी। तो प्रदेश सरकार ने दायित्वों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी के 20 पदाधिकारियों को विभिन्न परिषद, आयोग और समितियों में दायित्व दिया गया है। लंबे समय से दायित्वों को लेकर सरकार पर दबाव था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व देकर दबाव कम किया है। तो 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सुर्खियों में सायरा बानो आई और उनके साथ 20 नेताओं को उत्तराखंड में धामी सरकार ने दायित्व सौंपे। तो सायरा बानो उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। धामी सरकार ने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष सायरा बानो को बना दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 20 लोगों को यहां पर दायित्व सरकार की तरफ से सौंपे गए हैं और सायरा बानो को महिला आयोग का उपाध्यक्ष यहां पर बना दिया गया है। देखिए साहिल, जिस तरह में से कयास लगाया जा रहा था कि जो दायित्वधारी हैं उनकी लिस्ट जल्द ही उजागर होगी और जल्द ही सामने आएगी। लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से लगभग 20 लोगों के नाम फाइनल हुए हैं। 20 लोगों के नाम चयनित किए गए हैं, जिसमें सायरा बानो सहित तमाम महिलाएं भी शामिल हैं, वाइस पुरुष भी शामिल हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। विभागों का जो बंटवारा है वो किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि लंबे समय से जो प्रयास किया जा रहा था कि दायित्व प्रदेश में जल्द ही लोगों को मिलेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी दिखाया है इन बात को कि जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस चुनाव के दौरान किया है उनको कहीं ना कहीं जगह देने का सरकार करेगी। और ऐसे में जो दायित्वधारकों की जो लिस्ट है, अभी 20 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। बाकी और एक जल्द एक लिस्ट और जाने की उम्मीद इसमें है कि और लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, तमाम जगहों के लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको यहाँ पर अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सायरा बानो सहित तमाम लोग इसमें शामिल हैं। खासतौर पर हम चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन जगहों की बात करें तो यहाँ के लोगों की जो लिस्ट है उसमें इन लोगों का नाम भी है। इसके अलावा हल्द्वानी में भी कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर सी बात है क्योंकि इससे एक तो संतुलन बना रहता है पार्टी के अंदर भी, और सरकार के जो कामकाज होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सरलीकरण उसका होता है। तो इसी वजह से जो लिस्ट है वो जारी हुई है। अभी फिलहाल 20 लोगों के जो नाम है वो फाइनल हुए हैं। उसके बाद एक और लिस्ट आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से अब जल्द ही दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, यानी कि सरकार के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था उसको पूरी तरह से कम करने की कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से अब देखने को मिली है। और सायरा बानो की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसके बाद उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो ये दर्जा उन्हें दिया गया है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष उन्हें यहाँ पर बना दिया गया है। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि उन लोगों को विशेष जिम्मेदारी देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, नए बखूबी तरीके से, चाहे वो चुनाव हो चाहे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हो। मेहमानों की बात करें तो जिन्होंने 3 तलाक की लड़ाई लड़ी थी उनको कहीं ना कहीं उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। पुष्कर धामी के जो विभाग है, महिला आयोग की बात करें तो उनमें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और दूसरी तरफ अगर और चीजें देखें, चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और अब क्योंकि अब बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, 2027 सरकार का टारगेट है कि किस तरह से और ज्यादा बढ़त सीटों में मिल सके और दोबारा से भाजपा की सरकार प्रदेश में बन सके। तो इस तरफ फोकस करने के साथ साथ जो विजन है पार्टी का वो लगातार दिख भी रहा है। बीजेपी किस तरह से चुनाव परफॉर्म यहाँ पर कर रही है, इसके अलावा उन लोगों की और लिस्ट यहाँ पर बनाई जा रही है जिन्होंने चुनाव में फतेह करने का काम किया है और ज्यादा से ज्यादा जो सीटें भाजपा के लेने का काम किया है, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम भी किया जा रहा है। सरकार में उन्हें जगह दी जा रही है और ऐसे में तमाम उन लोगों की जो जिम्मेदारी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्होंने जिम्मेदार विभाग दिए जाते हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, बाल विकास आयोग। हाँ, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ये माँ अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लाइनों में लगे हुए हैं। इस बीच सीएम धामी ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र के 5वें दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ममता, करुणा और शक्ति की अधिष्ठात्री मां स्कंद माता को समर्पित चैत्र नवरात्र के 5वें दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां की कृपा से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख संतोष का वास हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के करीब 15 स्थान के नाम बदलने की घोषणा की है। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका इतिहास को बनाने में कोई योगदान नहीं है, उन्हें इतिहास को मिटाने में बहुत आनंद आता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे आज की पीढ़ी को यह याद रहे कि आज़ादी कितने संघर्षों से मिली है और जिसकी हिफाजत करने का दायित्व उन पर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि हर तरफ से खनन से लेकर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने का खेल खेल रही है। देखिए बिल्कुल। और जो लोग जिनका कोई इतिहास बनाने में योगदान नहीं होता, मुझे लगता है उनको इतिहास को मिटाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उन्हें दुख नहीं होता। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को संजोया क्यों जाता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे कि जो अभी नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, हम इसे ये समझा सकें कि ये जो आज़ादी है जो हमें मिली है, ये कई संघर्षों से मिली है, कई बलिदानों से मिली है, और इसलिए जो है हम ये इतिहास को संजोने का कार्य करते हैं। और देखिए धामी जी हर तरफ से, चाहे खनन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात हो या तुष्टीकरण की बात हो, वो हर तरफ से इन मुद्दों पे घिरे हुए थे। इसलिए नाम बदलने का जो खेल है वो खेलने का ये इन्होंने कार्य शुरू किया है। मैं कहती हूँ बदलिए ना नाम। अगर नाम बदलने से प्रदेश का विकास हो रहा हो तो नाम बदलिए, नाम बदलने से रोजगार का सृजन हो रहा हो तो नाम बदलिए, नाम बदलने से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो रही हो तो नाम बदलिए। लेकिन अगर ये अहम मुद्दों को भटकाने की वजह से नाम बदलने की राजनीति हो रही है तो ये प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम धामी जी कर रहे हैं, उसमें रोड़ा जो है क्रिएट करने का कार्य कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती, यज्ञ सम्राट और सनातन धर्म प्रचारक हरिओम महाराज ने एक पत्रकारों से हुई वार्ता में कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि देश की हवा में जहर घुल रहा है, जिसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया जाना बेहद जरूरी है। अब तक 102 संकल्पित यज्ञ वो कर चुके हैं और 2 अप्रैल से 113वां संकल्पित यज्ञ इलाहाबाद में शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश को बचाने के लिए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ की मुहिम, यदि सरकार इस मुहिम को चलाती है तो पूरे देश को इसका लाभ स्वच्छ पर्यावरण के रूप में मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनकी मांग को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा दिया, जिसके लिए वो हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मंडल अध्यक्ष ने भी हरिओम महाराज की मांगों को जायज़ बताया और सरकार से मांग की है कि इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए ताकि जहरीली हो रही हवा को शुद्ध किया जा सके, वातावरण को शुद्ध किया जा सके। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं और मैं आपको बताना चाहूं कि गुरुदेव का एक संकल्प है 108 यज्ञ का, तो उसमें से 102 यज्ञ गुरुदेव पूरे कर चुके हैं। उसमें से जो 102वां यज्ञ था, जो द्वापर युग की जो भूमि है कुरुक्षेत्र, वहां पर, तो सौभाग्य से मुझे भी उसमें शामिल होने का अवसर मिला। एक भव्य और दिव्य यज्ञ था और गुरु जी का संकल्प था उसमें कि कुरुक्षेत्र को जो है कुरुक्षेत्र धाम घोषित करें। तो मैं उसके लिए हरियाणा सरकार का, नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो गुरुदेव का संकल्प था कुरुक्षेत्र को जो है कुरुक्षेत्र धाम बनाया जाए, उसको पूर्ण किया। उसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जहाँ तक बात है एक यज्ञ दिवस मनाने की, तो हम पिछले 2 वर्षों से गुरु जी के आदेशानुसार हम हर वर्ष जो है 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के जो विशेष नायक मोहनलाल बड़ौली, जो
ब्राह्मण हैं और अपना ब्राह्मण कर्म समझते हुए, धर्म समझते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से यज्ञ को पूर्णाहुति की ओर ले जाने का कार्य किया और पूर्णाहुति कराया। और हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री को भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि हमारे भाव को समझे और उन्होंने पूरा संरक्षण देते हुए अच्छे ढंग से कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम घोषित किया। उनके मुंह से कुरुक्षेत्र धाम की जय हो निकला, कुरुक्षेत्र धाम बन गया। 1008 कुंडीय महायज्ञ का पहला संकल्प पूर्ण हुआ। दूसरा 17 सितंबर यज्ञ दिवस है। जैसा मैंने पहले बताया, 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया मच्छर उसी समय पैदा होते हैं। बरसात का अंत होता रहता है, सड़न होती रहती है पत्तों में, इधर उधर कीचड़ नालियों में, तो उस समय मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। तो यदि अगर 17 सितंबर को यज्ञ दिवस एक दिन मना लिया गया तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे बच्चे डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियों से भी बच सकेंगे। अगर योग दिवस मनाया जा सकता है, मेडिटेशन दिवस मनाया जा सकता है, तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं मनाया जा सकता? अगर वातावरण ही नहीं शुद्ध रहेगा तो हम योग क्या करेंगे, हम मेडिटेशन क्या करेंगे? मैं सबसे पहले सदगुरु भगवान के चरणों में नमन करते हुए हरियाणा सरकार का तहे दिल से और अपने हरियाणा के प्रदेशवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम घोषित करके प्रमाणित कर दिया। जो गुरु जी का संकल्प था 1008 कुंडी का, जिसके प्रयास में मैं गुरु जी के साथ लगातार 4 महीने से इस गुरु जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरे भारतवर्ष में यज्ञ के माध्यम से 11 कुंडिया यज्ञ के माध्यम से कुरुक्षेत्र धाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जी का संकल्प जो आज हरियाणा सरकार ने मानकर, हमारे गुरु जी का मान तो बढ़ाया ही, साथ में हरियाणा के सभी हमारे निवासियों का धाम घोषित करके पूरे भारत में इसका उद्घोष किया। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंतः श्री समलंकृत जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट सनातन धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज के पावन संकल्प में आपका संकल्प संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक अनेक राज्यों में 108 महायज्ञ करने का संकल्प है, जिसमें से अभी आपने देखा कि 102वां 1008 कुंडी जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ कुरुक्षेत्र के धाम पर किया गया। तो मुख्य विषय 3 था। पहला यह संकल्प था, पूज्य गुरुदेव भगवान कई महीनों से अलग अलग राज्यों में जाकर के, पूरे हरियाणा में जाकर के प्रचार प्रसार करते हुए कि जो कुरुक्षेत्र है ये बनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान की मांग थी। कल और या परसों में सीएम साहब ने वहां पे घोषणा करी कुरुक्षेत्र धाम की, तो इसके लिए भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी बहुत बहुत बधाई दी है। और एक दूसरी मांग ये थी कि जो अन्य दिवस तो मनाए जा रहे हैं, पर पर्यावरण वातावरण के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान लगभग 3 से 4 वर्ष से 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मना रहे हैं। उधर तीर्थ नगरी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पुलिस का अभियान आज भी जारी रहा। नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेलवे रोड और हरिद्वार रोड पर फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर अपनी दुकानें सजाई थी। अतिक्रमण करने पर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के चालान काट जुर्माना वसूल किया। प्रशासन की लगातार चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। वो सड़कों पर सामान लगाने से अब डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नो पार्किंग खड़े वाहनों पर अभी भी चालान काटने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाल और वरिष्ठ उप निरीक्षक ने बताया कि एसपी देहात के निर्देश पर रोज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग पर भी जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। जो लोग बार बार अतिक्रमण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तो बीते दिनों राजधानी देहरादून में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इस फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कहा कि समय समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य सामग्री की जांच करानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना न घट सके। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मिलावटखोरों की वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। मामला है और मैं समझता हूं कि लगातार जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने अधिकारियों को नामित किया हुआ, अधिकारी तमाम जो है समय समय पर जो है इसकी जानकारी भी ले रहे हैं, छापेमारी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना
मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है। और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए वो अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, मैं कहना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों ने क्या अपनी जिम्मेदारी निर्वहन किया है और नहीं किया है। जिस तरह की घटना घट गई तो कम से कम उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी लापरवाही में उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से सरकार और संगठन में हलचल मची हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भले ही इस बात को नकार रहे हों, लेकिन पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का खंडन करने में जुटी है। इससे साफ है कि राज्य में अवैध खनन जोरों पर है। उन्होंने कहा कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान खनन को लेकर गलत है तो इस पर जेपी नड्डा त्रिवेंद्र सिंह रावत से स्पष्टीकरण ले और अगर उनकी बात सच है करें। वहीं उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के अधिकारियों पर दिए बयान को लेकर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पर हो उसको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक सवाल अधिकारियों का है तो उनको भी संसद के सदस्य बयान पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा सफ़ेद झूठ क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट लोकसभा में जो हरिद्वार के सांसद जिस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने खुलेआम जिस प्रकार से राज्य की सरकार पर आरोप लगाए हैं, प्रदेश में खनन के मामले में जिस प्रकार से उन्होंने सरकार पर हमला किया है, राज्य में खनन के नाम पर जिस प्रकार से अंधाधुंध पूरे प्रदेश के अंदर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, राजस्व की भी हानि की जा रही है, प्रदेश के अंदर अंधेर गर्दी मची है, उसका पूरे देश ने देखा है कि त्रिवेंद्र जी ने क्या कहा। अगर आंखों में पट्टी बांध करके और कानों में रुई डाल करके महेंद्र भट्ट जी बैठे हुए हों और उन्होंने न सुना हो तो अलग बात है, वो स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर लोकसभा में या राज्यसभा में कोई आदमी व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड बयान देता है और उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष मना कर रहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान हमारे पार्टी के सांसद ने दिया ही नहीं, तो इससे ज़्यादा सफेद झूठ क्या हो सकता है। तो जिला प्रेस क्लब हरिद्वार का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। इस चुनाव में क्लब की नई कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें विभिन्न पदों के लिए सदस्य चुने गए। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुई। जिला प्रेस क्लब हरिद्वार की कार्यकारिणी का चुनाव पुराना रानीपुर मोड़ स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ। चुनाव में जिला प्रेस क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष को निर्विरोध चुना गया। वहीं महामंत्री के रूप में अनिल बिष्ट को चुना गया। संगठन के कोषाध्यक्ष के पद पर मनोज कश्यप को चुना गया। इसके बाद संगठन के कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जल्द किया जाएगा। संगठन के नवनिर्वाचित महामंत्री ने कहा कि जिला प्रेस क्लब हरिद्वार पत्रकारों का एक परिवार है। इस विश्वास को कायम रखते हुए हम पत्रकार हित में कार्य करेंगे। सभी पहले तो अपने जिला प्रेस के जो सम्मानित पत्रकार साथी हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर पुनः जो है मुझे महामंत्री के रूप में और श्री राकेश वालिया जी जो हमारे बड़े भाई हैं उनको अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगठन जो है उन्होंने हम पे विश्वास जताया है। आगे जो है वो समस्त पत्रकार हितों के लिए हम कार्य करेंगे और सरकार से एक सुरक्षा आयोग बनाने के लिए पत्रकारों के हित में मांग की जाएगी। जो हमारी आगे की रणनीति है उसके तहत ये हम सरकार से और सरकार जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो सरकार से मिलेगा भी और इस संबंध में वार्ता करेंगे। तो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कुलपति ऑफिस पर पहुंचकर रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की और रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग की। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी मांगों को लटकाया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पिछले 4-5 साल से अब रजिस्ट्रार साहब आए हैं, इन्होंने सिर्फ लंबित ही करी हैं मांगे और कोई भी जब भी कोई किसी काम को करने का जब भी माहौल बना है तब इन्होंने अपना रूल ढूला रवैया अपनाया है और इस रवैये को ये छोड़ नहीं रहे हैं। इसी काम को लेकर जब से स्ववित्त पोषित वर्ग है हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, उसको इन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रख दिया कि उन 80-90 लोगों के कर्मचारियों के घरों का इन्होंने वेतन में और उनकी सैलरी में लगातार अनियमितताएं करते आ रहे हैं और इनकी काम की करने की इच्छा बिल्कुल इस ढंग से हो गई जैसे कि कोई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मालिक हो। तो ईद उल फितर की नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये वीडियो मंगलौर का बताया जा रहा है कि मंगलौर में ईद उल फितर की नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने का वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। कोतवाल शांति कुमार गंगवार ने बताया कि वीडियो के आधार पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो देहरादून और हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून में 100 से अधिक लोग और लक्सर में भी दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस गंभीर मामले के बाद प्रशासन ने हरिद्वार में सघन छापेमारी अभियान चलाया। हरिद्वार जिले में 3 टीमों ने भगवानपुर सिडकुल के कई बाजारों में छापा मारकर थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 3 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए और 25 किलो आटा जब्त भी किया गया। काफ़ी लोग हमारे जिले में भी बीमार हुए थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे खाद्य आयुर्वेद द्वारा निर्देश किया गया कि हर जगह पूरे जनपद में सघन अभियान चला जाएगा। उसी को देखते हुए आज हमने 3 टीमें बनाई थी। 3 टीमों में से एक टीम जिसमें मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था, हमारे साथ एसडीएम साहब भी थे, तो ये भगवानपुर में गए। वहाँ पे हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए और लगभग 25 किलो कुट्टू का आटा हमने जब्त भी किया, उसको हमने डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में है। और फिर एक टीम हमारी सिडकुल एरिया में गई थी, जिन्होंने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए गए और 10 किलो कुट्टू का आटा जिसपे कि शक हो रहा था, उसको खुला था, जिसमें मॉइस्चर लग रहा होगा, उस पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और एक टीम हमारी हरिद्वार क्षेत्र में थी, जिनके द्वारा दो कुट्टू के सैंपल और एक समा का सैंपल, टोटल हम लोगों ने 9 सैंपल आज जाँच के लिए भेजे हैं। और कल भी हम टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी। और जहाँ तक आपने कहा है कि रिपोर्ट की बात कही आपने, आयुक्त महोदय के सख्त निर्देश है कि बाई हैंड हमारे द्वारा सैंपल लैब को भेजे जा रहे हैं। जो कल हमने सैंपल लिए थे वो आज हमारे लैब के लिए बाई हैंड स्पेशल मैसेंजर के द्वारा भेजे गए। जल्द ही जल्द रिपोर्ट आएगी। जैसे रिपोर्ट की कोई भी जो उस पर अगर ऐसी आती है जिसपे कि कोई इंजस्ट टू हेल्थ होता है, तो हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।